हेलो नमस्कार, मैं विकास तिवारी। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश की श्रृंखला के 27वें वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 27 वीडियो में अब तक हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़े हुए ग्रामीण परिवेश को लगभग समेट दिया है, ख़त्म हो चुका है। आगे आने वाले मुश्किल से 6 से 7 वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को ख़त्म कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने वीडियोज़ को नहीं देखा है पूर्व के, वो सब इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से अरेंज कर दिएंगे। जा कर के आप उन्हें देख लेंगे तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर ई बुक और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लेखपाल से जो ये हमने पढ़ा, मतलब ये 27 वीडियो तक पढ़ा है, जो आप पढ़ेंगे, ये सबका ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई जो बुक है उसके लिए ई बुक हमने तैयार कर दिया है, जो कि जिसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर जो कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो आप वहाँ पे जा कर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो हम पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत करेंगे। ये भाग 1 होगा, इसके बाद 2 वीडियो जाएंगे और तब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को भी समाप्त कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्या मतलब है, कैसे है? इतिहास में नगरीय सुशासन कैसे कैसे आगे बढ़ता रहा, कैसे कैसे अपना स्वरूप बदलता रहा, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि वैदिक काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैदिक काल से ही स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैदिक काल में क्या कैसे पता चलता? अथर्ववेद में लिखा हुआ है, सभा एवं समिति को समाज की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। ठीक है, तो सभा एवं समिति ये सब उस समय की जो है, ये सब उस समय के नगरीय स्वशासन को दिखाती हैं। ठीक ना, इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि वैदिक काल से स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण बोलबाला था। ठीक, विश्व का प्रथम लोकतंत्र लिच्छवी गणराज्य के नाम से जाना जाता था। विश्व का प्रथम, भारत में ही जन्मा था। भले ही भारत इस समय पहला लोकतंत्र नहीं कहा जाता है, लेकिन जो है अगर बात करते हैं ओवरऑल विश्व के प्रथम लोकतंत्र की, तो लिच्छवी नाम से था। लिच्छवी, जिसको गणराज्य बोला। गणराज्य का मतलब जहाँ के लोग वहीं के लोग वहाँ का शासन करें, उसको गणराज्य बोलते हैं। ठीक है, मौर्य काल में यह व्यवस्था राज केंद्रित हो गई। राज केंद्रित का मतलब समझ रहे हैं कि आप जो भी व्यवस्था है वो राजा सेंटर में रहेगा, केंद्र में राजा रहेगा, यहाँ से पूरा जो है पूरे राज्य का स्थान का जो है देखरेख किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं राज केंद्रित। तो मौर्य काल में हो गया, ये राज केंद्रित हो गई थी, मतलब राजा ही सर्वे सर्वा होने लगा था। ठीक, दक्षिण भारत में बात करें, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वैदिक काल, उसको मौर्य काल, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो दक्षिण भारत में शासित चोल एक साम्राज्य था, वहाँ पे स्थानीय स्वशासन सबसे सुदृढ़ रहा था। ठीक है, चोलों का 2 चीज़ ही तो महत्वपूर्ण है था। पहला, एक नौसेना शक्ति वहाँ की बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, और दूसरा नगरीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जो था वो चोलों का बहुत बेहतर था। मध्यकालीन भारत में यह व्यवस्था मानो जैसे खो ही गई। मतलब मध्यकालीन भारत, जो मिडिवल हिस्ट्री का बात करते हैं हम लोग, वहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत ये विजयनगर साम्राज्य में मिलता था, लेकिन उस स्तर पे नहीं मिलता था जैसा कि आज की डेट में है, वैदिक काल में हुआ करता था। ठीक है, अंग्रेज़ों के आने के बाद देखिए, अंग्रेज़ जो आए तो उनके आने के बाद देखो, उन लोग तो शुरुआत में आए थे तो केवल और केवल व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन जब उनकी मंशा धीरे धीरे जाहिर होने लगी कि व्यापार के साथ साथ उनको शासन भी करना है और साथ साथ यहाँ पे टैक्स भी वसूलना है, तो इस सब के चलते उन्होंने नगरीय स्वशासन को, कह सकते हैं, थोड़ा मोड़ा ध्यान दिया, लेकिन एकदम से नहीं ध्यान दिए, तो वो अपने हित के लिए ध्यान दिया करते थे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद धीरे धीरे सुधार होने लगा और आज तक वो सुधार जारी है। ठीक है, भारत के उद्धारक लॉर्ड रिपन, देखिए भारत के उद्धारक लॉर्ड रिपन, ये इनको संज्ञा दी जाती है। किसने कहा था भारत का उद्धारक की संज्ञा इनको किन्ने दिया था? तो जो आपकी नर्स दिवस जिनके मनाया जाता है, आपके नर्स दिवस मनाया किनके पे जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इन्होंने ही लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ठीक है, इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत प्रथम बार आधिकारिक रूप से की। आधिकारिक मतलब पेपर पे लिखा हुआ,
समझ लीजिए। इसके पहले राजा महाराजा जब वैदिक काल में होता था, एक अंडरस्टैंडिंग होती थी, वहाँ से वैसे होता था। ठीक, भारत में पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम बनाया गया था, ये जनरल नॉलेज की बात है। महात्मा गांधी की अनुशंसा पर इसे मतलब किसे, नगरीय स्वशासन को, संविधान के भाग 4 क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में जगह दी गई है। ठीक है, ये वाला सवाल आर्टिकल 40 में जगह दी गई, ये वाला सवाल आपके पेट 2021 में पूछा भी गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। तो यहाँ पे हमारा, अब देखिए, बहुत लोग दोस्त कहेंगे कि यहाँ पे तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सब तो पढ़े ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। तो हमारा पढ़ाने का क्या अंदाज है कि पहले हम लोग थियरी जो भी है उसको देख लेते हैं, कहाँ से थियरी जो गूढ़ता से नॉलेज रखा जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो फैक्चुअल नॉलेज रहेगा, कौन सी समिति आया है, किसने त्रिस्तरीय को बात की है, द्विस्तरीय की बात की है, कब आई समिति, ये सब हम लास्ट के वीडियो में देख लेंगे और इस वजह से आपका पूरा तरीके से तैयार हो जाएगा। तो स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले हम बात करते हैं, परिभाषा क्या होती है। तो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य ऐसे शासन से है जो एक सीमित होने के लिए कार्य करता है, जो एक सीमित होने के लिए कार्य करता है। स्थानीय स्वशासन मतलब एक, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा जगह है, इस जगह को ही अगर शासित करना है यहीं के लोगों के द्वारा, तब यही को कहेंगे स्थानीय स्वशासन। मतलब आपका जो ये मान लीजिए एक छोटा सा गांव है, तो यहाँ पे अगर कोई प्रधान चुना जाएगा व्यक्ति, तो वो इसी गांव का होना चाहिए, ना कि बगल वाले गांव का यहाँ से आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं अलाउ है। ठीक है, ये होता है स्थानीय स्वशासन। तथा हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग। हस्तांतरित अधिकार क्या होते हैं, जैसे कुछ राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, वो अधिकार दे देती है, भाई आप ये कुछ अधिकार हैं, अधिकार का मतलब जैसे चकबंदी उकबंदी का हो गया, ये सब मामला, ये कभी राज्य सरकार देखने नहीं आएगी, आपका गांव का प्रधान ही आएगा, आपका गांव का लेखपाल जो नियुक्त होगा, बीडीओ होगा, वही सब आएंगे। ये सब स्थानीय चीज़ें हैं, हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग करता है कौन, ये जो स्थानीय स्वशासन का मुखिया होगा। ठीक ना। किसी देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सकी है, परंतु स्थानीय संस्थाओं के अभाव से जनता की भावना का विकास संभव नहीं है। मतलब समझे, ये स्थानीय स्वशासन के आधार से किसी देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना तो हो सकी है। मतलब अगर ये स्थानीय स्वशासन को हम लोग एक साइड में रखें, तब उत्तरदायी सरकार की स्थापना हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक, परंतु स्थानीय संस्थाओं के अभाव में जनता की भावना का विकास संभव ही नहीं। स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय स्वशासन जो होता है, ये सब गांव की समस्या को धीरे धीरे राज्य को पहुंचाएगा। अगर वो राज्य के स्तर पे सॉल्व होने लायक होगी तो राज्य सॉल्व कर देगा, अगर नहीं उसके बस की है तो केंद्र सरकार के पास भेजेगा। ठीक है, तो ये ऐसे एक चरणबद्ध तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, समस्याएं सॉल्व होती रहेंगी। तो ये तो रहा ये स्थानीय स्वशासन की परिभाषा। अब देखते हैं स्थानीय स्वशासन कितने आधार पर बांटा जा सकता है। स्थानीय स्वशासन देखिए, अगर शहर की बात करें और गांव की बात करें तो पूरे समाज को हम लोग 2 आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, तो शहर वाले में नगरीय प्रशासन हो जाएगा और ग्रामीण वाले में ग्रामीण प्रशासन हो जाएगा, वही वाला है। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, 3 हो गया ग्रामीण क्षेत्र में। अब नगरीय क्षेत्र में होगा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे और साथ ही साथ इसको डिस्क्रिप्शन में इसका ज़्यादा देखते हुए चलेंगे। ठीक ना। और ये वाला इसे देख लेंगे, इस पर पूछा जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा तो सिलेबस में भी है, यही का हम लोग तैयारी भी करें, इससे ज़्यादा इसको गूढ़ता से देखना पड़ेगा। ठीक ना। तो आगे से देखते हैं। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत को देखेंगे क्या है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या होता है। देखिए, भारत में प्राचीन काल से ही भिन्न भिन्न नामों से पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है, समझ ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया गया और कहाँ पे रखा गया, संविधान के आर्टिकल 40 में। कहाँ पे, डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी में रखा गया। और डीपीएसपी कहाँ से, कौन से भाग में है, 4 में है। कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड से ही कौन सी लेडी थी,
आयरलैंड से, जिन्होंने 1917 में भारत के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब तो बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। अब देखिए दोस्त, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि 40 में तो लिखा है, तब काहे उसमें संविधान संशोधन करके ऐड कर रहे हैं। तो जो 40 में लिखा है वो है डीपीएसपी, और डीपीएसपी जो है सरकार, जो राज्य है उसका मन कहे तो लागू करे, जब कभी उस लेवल का अमीर होगी सरकार, राज्य सरकार, तो लागू करे, नहीं अगर वो उसके बस में है तो नहीं लागू करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया कि भैया राज्य सरकार जी, आप खाने के लिए मर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप जो है इसका स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करें, ठीक ना। तो 40वें में तो पहले लिखा था, तो 40वां जो है बाध्यकारी इसको नहीं बना रहा था। अब उसके बाद जब 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके इसको डीपीएसपी से हटा के समझ लीजिए कि एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, तब जो है सरकार के कान पे जू रहेगी और लगभग सारी राज्य की सरकारें इस पे ध्यान दी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़ व्यवस्था की गई, ठीक ना। पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, जैसे कि अभी हमने पीछे वाले पेज में देखा था ना, सबसे नीचे ये ग्राम पंचायत से बड़ी होगी ब्लॉक पंचायत, उससे बड़ी होगी जिला पंचायत। इसको समझने के लिए जैसे ये एक पिरामिड बना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये होगा ग्राम पंचायत, यहाँ पे लिख दिए, ये होगा ब्लॉक पंचायत और ये होगा जिला पंचायत, जेड लिख दे रहे हैं, जिला पंचायत। अब देखिए ग्राम पंचायत, जब इसका आधार देखिए छोटा ही है ना, ग्राम पंचायत का आधार छोटा है, ब्लॉक पंचायत में आधार थोड़ा सा बड़ा हो गया, माने एक ब्लॉक में कई सारी ग्राम पंचायतें आती हैं। और फिर बात करें जिला पंचायत में, तो एक जिला पंचायत में कई सारे ब्लॉक पंचायत आते हैं, ठीक ना। तो ये ऐसे है, सबसे छोटा है ग्राम पंचायत, उससे बड़ा ब्लॉक पंचायत, उससे बड़ा जिला पंचायत, ये इसी ऑर्डर पे होता भी है, ठीक। ये पहला पॉइंट का वहाँ पे ये मतलब रहा। दूसरा अब आगे देखते हैं, एक से अधिक गांव में हाँ ये देखिए ग्राम पंचायत होगी, इसके बाद इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। किसमें? ग्राम पंचायत में एक के गांव होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं, एक से अधिक गांव भी हो सकता है, ठीक। यही कहने का मतलब हुआ। ग्राम पंचायत कर शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। कौन बनाएगा, किसके संदर्भ में? अगर ग्राम पंचायत कर शक्तियों के संबंध में कोई बातचीत कर रहा है तो उसका शक्ति जो है कौन उसका विधानमंडल बनाएगा, मतलब कानून कौन बनाएगा? तो राज्य विधानमंडल बनाएगा, ठीक है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का कोई गांव एक्स है, ठीक है, तो उस गांव में अगर कोई कर शक्तियां हैं, मतलब कोई शक्ति है उसका यूज करना है, तो उसका कानून कौन बनाएगा? तो ये राज्य विधानमंडल जो लखनऊ में बैठता है, विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों यहीं से कानून बना के पारित किए जाएंगे और पास होगा, और जो ये एक्स गांव है वहाँ पे जाके लागू होगा, ठीक है। ये एक्स गांव का जो मुखिया, ग्राम प्रधान, बीडीओ, ये सब खुद ही का कानून नहीं बनाएंगे, ये चीज़ कहने का मतलब हुआ। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ 2 स्तरीय ग्राम पंचायत, कौन कौन सी? जिला और ग्राम, बीच वाला बी ब्लॉक वाला जो था ये हटा दिया जाता है, ठीक ना। ये है कहने का मतलब, का गठन किया जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा था सभी स्तरों की पंचायतों के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार से किया जाएगा। ये आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। वयस्क मताधिकार कहाँ पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 226 में लिखा हुआ है, माफ़ करिए 326 में, ठीक है, 326 में, 226 में तो रिट के लिए लिखा है, 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, और 326 में वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरा कर चुका है और भारत का नागरिक है तो वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक। ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्षतः तथा जनपद व जिला, जनपद मतलब वही जो ब्लॉक वाला था, व जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप जो है प्रधान को तो चुन लेंगे अपना मत देके। अगर मान लीजिए प्रधान के लिए A B C D 3-4 लोग खड़े हैं
तो आप डिसाइड करेंगे कि अगर बी को जिताना है तो बी को वोट देंगे, बी का सबसे ज़्यादा वोट मिल गया तो बी जीत भी जाएगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे जिला स्तर और ये जो ब्लॉक स्तर था, इसको ब्लॉक मानिए, ब्लॉक स्तर जो था, तो यहाँ का अगर किसी को जिताना है तो आप नहीं जिताएंगे, आप किसी कैंडिडेट को जिताएंगे। वो सारे कैंडिडेट, सारे ग्राम सभा के जितने कैंडिडेट होंगे वो एक व्यक्ति को चुनेंगे, एक चेहरे को चुनेंगे, वो जाके आपके ब्लॉक स्तर पे प्रशासन को देखेगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए संख्या के अनुपात आरक्षण दिया गया। मतलब जो आरक्षण है तो यहाँ पे आरक्षण की सुविधा दी जाती है। कहाँ पे? इस नगरीय स्वशासन में, ग्रामीण स्वशासन में, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षण 33% है। बिहार पहला राज्य था इस 33% से आरक्षण को 50% करने के लिए, ठीक है। बिहार में जो ग्रामीण स्वशासन है वहाँ पे 50% का महिला आरक्षण है। 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व भी इसका विघटन किया जा सकता है। किसका? पंचायतों का, ठीक। ग्राम पंचायत का विघटन 5 साल के कार्यकाल से पहले भी किया जा सकता है। अगर आपका प्रधान अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप विघटन करवा सकते हैं, परंतु विघटन की दशा में 6 माह के अंतर्गत ही चुनाव कराना आवश्यक होगा, ठीक है। मतलब कोई भी गांव क्षेत्र है तो वो 6 महीने से ज़्यादा बिना ग्राम प्रधान के नहीं रहेगा। अगर ये गांव का क्षेत्र है, ये कोई गांव का क्षेत्र है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 महीने तक ही यहाँ का ग्राम प्रधान ना रहेगा। अगर ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है फिर भी वहाँ पे चुनाव करवा के नया ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाएगा, मतलब चुना जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत क्या होती है। अब आगे से देखते हैं। ग्राम पंचायत पंचायती व्यवस्था के ग्रामीण स्तर के सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत होती है। वही ना, सबसे ये हम लोग ये बनाए थे, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत थी। यहाँ से अगर थोड़ा सा 3, 4, 5 ग्राम पंचायत मिलेंगे तो ये ब्लॉक पंचायत बन जाएगी। फिर 3, 4, 5 ग्राम ब्लॉक पंचायत मिलेंगे तो ये जिला पंचायत बन जाएगी। तो निचला स्तर भले ही यहाँ पे पिरामिड में सबसे ऊपर दिख रहा है, लेकिन नीचे तो यही रहा ना, ठीक है। यही तो मिल के बना रहे हैं। ग्राम पंचायत है, ये बहुत ज़्यादा मिले, माने ग्राम पंचायत छोटा है तो ब्लॉक पंचायत बन गया, जिसको जनपद पंचायत भी कहीं कहीं पे बोलते हैं। फिर ये जब बहुत ज़्यादा मिले तो ये जिला पंचायत बन गया। यही कहने का मतलब हुआ, सबसे निचले स्तर पे ग्राम पंचायत होती है। इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ 5 व्यक्तियों की समिति से। पंचायत शब्द कहाँ से आया है? ये 5 व्यक्तियों की समिति से है। अब ये कभी पूछा जा सकता है कि पंचायत शब्द में कौन सा समास है, तो ये संख्यावाची द्विगु समास है, ठीक है। पंचायत क्योंकि 5 शब्द से शुरू हो रहा है, तो ये 5 व्यक्तियों की समिति होती है, उसी को पंचायत बोलते हैं, ठीक। प्राचीन काल में गांव के झगड़ों का निपटारा 5 पंचों की समिति द्वारा किया जाता था, ठीक। यहीं से ये 5 पंचों की समिति जो होती थी, यहीं से ये शुरुआत हुआ था। गांव के झगड़ों को निपटारा करने के लिए एक समिति बनाई जाती थी जो कि 5 लोगों की होती थी, मिनिमम 5 लोग होते थे उसमें, ठीक। यही वजह से इसका नाम पंचायत नाम पड़ा, ठीक। इसी व्यवस्था से पंचायत शब्द का जन्म हुआ। ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांवों की उन्नति करना और ग्रामीण वासियों को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। को आत्मनिर्भर बनाना है। ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना। प्रायः अधिकांश राज्यों में ग्रामों में एक ग्राम सभा, एक ग्राम पंचायत, एक न्याय पंचायत होती है, ठीक। ये प्रायः की बात है। आगे देखते हैं। ग्राम सभा गांव के वयस्क नागरिकों से मिलकर बनाई जाती है। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके प्रश्नों में भी मिलेगा। देखो, लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये गांव है, ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पे बच्चे भी होंगे, ठीक है, यहाँ पे औरतें भी होंगी और यहाँ पे मेल भी होंगे। मेल का मतलब जो वयस्क मेल होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे ग्राम सभा जो है वो वयस्क नागरिकों से ही मिलकर बनाई जाएगी। यहाँ पे बच्चे नहीं शामिल किए जाएंगे, ठीक। ये कहने का मतलब हुआ वयस्क नागरिक ही जो भी 18 साल के हो गए हैं वोट डाल सकते हैं, वही लोग ग्राम सभा के नागरिक होंगे। अगर कोई बच्चा 12 साल का है तो वो भविष्य के 6 साल बाद जो है वो ग्राम सभा का नागरिक कहा जाएगा, नहीं तो
वो अब तक जो है मतलब 12 साल की उम्र तक वो ग्राम सभा का रहते हुए भी वहाँ का सदस्य नहीं है। ठीक, ये कहने का मतलब ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है तथा कुछ पंच होते हैं। ठीक, ये सभी ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ग्राम सभा कौन होती है? यही जो वयस्क लोग होते, वयस्क मताधिकार जो दे सकते हैं वो वाले। न्याय पंचायत का चुनाव संबंधित ग्राम पंचायत ही करती है। माने ग्राम पंचायत आप चुन लिए, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुन लिए, तो ग्राम पंचायत ही न्याय पंचायत के सदस्यों को चुनती है। ठीक, न्याय पंचायत केवल ग्रामीण की निम्न स्तर के दीवानी और फौजदारी विवादों को सुनती है। अब यहाँ देखिए फिर से इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि जो न्याय पंचायत है जो कि बनाई गई थी ग्राम पंचायत के ही द्वारा, वो केवल ग्रामीण स्तर के निम्न स्तर जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, कौन कौन से? दीवानी और फौजदारी के मामले। दीवानी फौजदारी क्या हो गया भैया? कोई व्यक्ति है मेड़ थोड़ा सा काट के अपने खेत में कर लिया है, कोई को गाली दे दिया है, ये सब होते हैं दीवानी और फौजदारी मामले। ठीक है, पैसा लूट लिया है किसी का, क्योंकि जो है डंडवार डाक गया है, कोई ऐसा टाइप का कुछ अगर मामले हैं तो वही होता है दीवानी और फौजदारी मामले, जिसमें खून खराबा ना हुआ हो, मतलब ये है कहने का। तो ये सब जो है यही अधिकार होता है न्याय पंचायत का सुनने का। अगर कोई कत्ल का मामला है तो वो न्याय पंचायत की औकात से बाहर हो गया है। न्याय पंचायतों एक निश्चित धनराशि तक जुर्माना वसूल सकती है, मतलब ये किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकती है भैया। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। तो आगे देखते हैं, किंतु कारावास का दंड भी नहीं दे सकती है, मतलब किसी को कारावास भी नहीं दे सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, ये किसी को जुर्माना लगा सकती है कि भैया हल्कू आपको 500 रुपये रमेश को देना है, या जो कुछ भी थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी जो भी हो उसको बस जुर्माना लगा सकती है। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायतों को कार्य क्या क्या है, क्या क्या करती है, क्यों बनाई जाती है, तो पता हो गया है। ग्रामीण आवास निर्माण, आबादी क्षेत्र बनाना, मतलब अगर गांव का कोई आवास है ये सब निर्माण करने का काम होता है। आबादी क्षेत्र बनाना, ठीक, पशुपालन करवाना, दुग्धशाला बनवाना, मुर्गी पालन, ये सब को प्रोत्साहन देना, ये सब काम होता है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, ये सारा का सारा काम ग्राम पंचायतों का हुआ करता है। ठीक, पेयजल की सुविधा बढ़िया से कराना, सड़क पुल घाट का निर्माण करना। अब ऐसा नहीं कि नेशनल हाईवे ये ग्राम पंचायत बनवाएगी, लेकिन जो छोटी मोटी चक्रोट है, पुलिया है, ये सब का काम यही ग्राम पंचायतों के बनवाने का है। ठीक है, प्रकाश व्यवस्था और ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत को बढ़ाना। अब ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, जो कि हम लोग, हमारे बाबा दादा ये सब लोग नहीं यूज किया करते थे। अब आज से सोचिए कि आज के 50-60 साल पहले कोई सौर ऊर्जा का कोई लैंप यूज करता था? नहीं करता था। कोई पवन ऊर्जा का यूज करता था? नहीं करता। ज्वार ऊर्जा यूज करता था? नहीं करता था ना। तो ये सब हो गए गैर परंपरागत। लेकिन आज की डेट में, वर्तमान में, ये सब तो समय की मांग हो गई है। ठीक है, तो ये सब समय की मांग हो गई है, तो कौन करवाएगा? ग्राम पंचायत मुहैया कराए। ठीक है, काम कराए, उसके लोगों को जागरूक करे, भैया गैर परंपरागत स्रोत यूज करिए, आपका इससे फ़ायदा होगा और वातावरण को भी नुकसान नहीं होगा। ये सब जो है जागरूक करे लोगों को। प्रौढ़ औपचारिक शिक्षा और पुस्तकालय, स्वास्थ्य संबंधी, स्वच्छता संबंधी, ये सब जो है जागरूकता फैलाए लोगों में। ठीक, प्रौढ़ औपचारिक शिक्षा का मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई वर्तमान आज ही के डेट में देखा जाए, कोई चाचा हैं जिनका उम्र 65 साल हो गई है, अब वो चाह रहे हैं कि नहीं, टाइम पास करने के लिए हम कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। अभी वो निरक्षर हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम मरते तक जो है, जब तक हम अंतिम सांस लें तब तक हम साक्षर होके मरें। तब इनकी शिक्षा तो किसी स्कूल में होनी नहीं है कि स्कूल में अब थोड़ी ना जाएंगे। तो ये अगर शिक्षा लेके अब अभी जो शिक्षा लेना चाह रहे हैं, तो ये प्रौढ़ औपचारिक शिक्षा हो गई। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसानों के लिए एक कैंप लगवाना हुआ, एक कैंप लगवा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे किसान बैठे हैं, और यहाँ पे कोई जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर आ गया, किसी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर आता है, वो बताता है कि भैया आप लोग इस इतने क्षेत्र में इतनी खाद का उपयोग करिए, ये कीटनाशक यूज करिए, ये वाला ऐसे ये पाउडर यूज करिए, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये सब बताने की, ये भी तो एक शिक्षा ही है ना। ये शिक्षा जो है कहीं स्कूल में तो दी नहीं जा रही, कैंप लगा के दी जा रही। तो ये सब भी एक प्रौढ़ औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक,
परिवार एवं समाज कल्याण के कार्यों को देखना, सामुदायिक संपत्ति का संरक्षण करना। जैसे मान लीजिए अगर किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है जो कोई भी सरकार देश के हित की कोई संपत्ति आ रही है, जैसे मान लीजिए आपका ताजमहल है, वो किसी ग्राम सभा एक्स के अंतर्गत आ रहा है, तो उसके आसपास गंदगी ना हो पाए, ये सब जो है भी काम करवाना ग्राम पंचायत का कार्य होगा। हालांकि ताजमहल तो इतनी बड़ी धरोहर है कि उसके आसपास के लिए एक नई अथॉरिटी बना दी गई है, ऐसे ही बता रहे हैं, कोई जो कि देश के हित के हो। ठीक, आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत के आय के साधन, कहाँ कहाँ से भैया इसका खर्चा चलता है, ग्राम पंचायत कहाँ कहाँ से कमाती है। देखिए, सबसे पहले राज्य व्यवस्थापिका पंचायतों को टैक्स लगाने एवं उनसे प्राप्त धनों को व्यय करने का अधिकार देती है। ठीक है, राज्य व्यवस्थापिका कौन है, आपका उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपने अनुदान से देती है। अनुदान का मतलब जो होता है पॉकेट मनी, मान लीजिए कौन देती है, राज्य सरकार देती है। किसको देती है, ग्राम पंचायतों को। ठीक, पॉकेट मनी समझ लीजिए। इस आय व्यय की जांच करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का, कौन सी आय का, जो ये अनुदान मिलेगा इसको, यही को गठन जांच वांच करेगी। ठीक है, और कौन करेगा, सरकार नहीं करती, सरकार एक आयोग का गठन करती है। जैसे मान लीजिए आपके पापा आपको पैसा दे दिए पॉकेट मनी के रूप में, तो पापा आपका जो है कितना खर्चा किए ये नहीं जांच करने आएंगे, वो जांच कराएंगे मम्मी से। ठीक है, वो कहेंगे देखो पता करो ये क्या कैसे कर रहा है, कुछ पता करिए, आप गुप्त सूत्रों से पता लगाइए। तो मम्मी जी आपकी जो है वो वित्त आयोग का काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, गठन उनका किसने किया है, पिताजी ने। ठीक, ये सब है। ठीक, जो जैसे माता जी हैं, ये तो रिपोर्ट 2-3 दिन 5 दिन में कर देंगी, लेकिन जो वित्त आयोग का है ये प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। ठीक है, ऐसे अरे गरे के नहीं देगा। जैसे मम्मी अगर रिपोर्ट तैयार कर ली है तो तुम्हारे भाई को नहीं दे देंगी, तुम्हारे पापा को ही वो रिपोर्ट करेंगे, राज्य सरकार को, जिससे राज्य का मुखिया जो होता है राज्यपाल, उसी को रिपोर्ट करेगा आपका वित्त आयोग जो है। ठीक, जिलाधीश को पंचायतों का निरीक्षण एवं समय से पूर्व भंग करने का अधिकार होता है। ठीक है, अगर कोई जिलाधीश है उसी को अधिकार होगा पंचायतों का निरीक्षण करने का, साथ ही साथ अगर समय से पूर्व भंग करने का। समय से पूर्व भंग कब होगी, जिससे मान लीजिए कि आपका जो है प्रधान वहाँ का आकस्मिक डेथ हो जाती है उसकी, तो वहाँ पे भंग करना होगा। तो भंग करने का अधिकार किसको है, जिलाधीश महोदय को। ठीक, तो दोस्तों अगले वीडियो हम ब्लॉक पंचायत को देखेंगे, ये वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। फिर आने वाले 2-3 वीडियो में हम पूरा ये नगरीय स्वशासन को, ग्रामीण स्वशासन को ख़त्म कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश का अगर आपको ई बुक लेना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, संपर्क करिएगा, ले लीजिएगा। और 19 जून का हमारा लक्ष्य था, हमें जहाँ तक लग रहा है कि हम 2 से 3 जून तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद लोग प्रैक्टिस वाला वीडियो लाते रहेंगे और धमाकेदार प्रैक्टिस होगी। और घबराइए मत दोस्तों, हम लोग फोड़ के आएंगे एग्ज़ाम, समझ लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।